बाहर से देखने पे ये जगह किसी एक साधारण गांव की तरह लगती है, पर सोचिए एक ऐसा कल्चर जिसमें माँ बेटी को प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर हो। सालों पहले चली मजबूरी में शुरू हुआ वैश्यावृत्ति का काम। गांव वालों का इनसे कोई संपर्क नहीं है। हमारे गांव के लोग तो इनके पास जाते भी नहीं है। आज यहाँ कल्चर और पहचान का हिस्सा बन चुका है। ये बदनाम होता ही गांव, हमारे गांव में हमारे बच्चों उन पर भी असर पड़ता है। सामाजिक तौर से आदमी जब नहीं करता तो कोई साथ नहीं देता तो ये काम करना पड़ता है। आज हम एक ऐसे गांव में हैं जिनकी लड़कियां पिछले 300 सालों से प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हुए आ रही हैं। मजबूरी में ये काम करना पड़ता है। इसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया जा रहा है। इस गांव की स्टोरी रूरल इंडिया में मौजूद प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस, कास्ट बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन और सिस्टम फेलियर की एक ऐसी रियलिटी को एक्सपोज करती हैं जिसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते। ये चक्कर यहाँ जाने में कोई फायदा नहीं है। आप जो उनकी बस्ती है वहाँ से थोड़ी सी आगे जाओगे ना, जब अलग अलग वो कमरा शरीक है ना जगह, वो कमरा सब नहीं कहा उन पे जाओगे आप। ये लोटा खसोटी करेंगे, पैसा ले लेंगे 300 रुपया ने, फिर बाद में और दे जैसे मोटे फर्म देख के नहीं आपसे लूट लेंगे। यह है नेशनल हाईवे 248A। यहाँ से घिगोली और केसरोली गांव बहुत नज़दीक हैं। जो घर अभी आप देख पा रहे हो वो इन्हीं सेक्स वर्कर्स के हैं। ये कुछ घर ठीक केसरोली गांव के बाहर लोकेटेड हैं। इन घरों के बाहर हमेशा कुछ लड़कियां बैठी हुई दिखती हैं, वेटिंग फॉर कस्टमर्स। आप देख सकते हो कि कैसे इन घरों के बाहर एक बाइक आकर रुकी एंड दे आर नेगोशिएटिंग। तभी कुछ देर बाद एक दूसरे घर से एक और लड़की बाहर आई एंड शी डज लुक वेरी वेरी यंग। इस पॉइंट तक हम लोगों को भी खुद से कंफर्म हो चुका था कि यहाँ क्या चलता है। सैयद कॉलोनी थोड़ी और इंटीरियर्स में थी, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि वहाँ ये काम और बड़े स्केल पे हो रहा होगा, एंड वी वर राइट। यहाँ लाइन से बहुत सारे घर थे और यहाँ कुछ भी शूट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस एरिया में कोई भी कैमरा फ्रेंडली नहीं है। वो पेड़ दिख रहा है वहाँ से, और वो काले किवाड़ वाला मकान भी दिख रहा है। अच्छा यहाँ और चल जाओ ना, इसके पीछे भी और कहीं से रास्ता है? नहीं यही ये मकान आगे, इसके पीछे की साइड गड़ी है, गड़ी बड़े बड़े। और भी लफड़ा करना। लेकिन जब हम इन घरों के सामने से निकले तभी हमें कुछ लड़कियां आवाज देके बुलाने लगी, होपिंग दैट वी वर जस्ट अनदर कस्टमर्स। नहीं खा रहे आप दोनों बैठेंगे ना, उसके पैसे भी दे दो। अरे हमें बैठ देख मेरी बात सुन, बात जो भी करना आपकी मर्जी है, बात करना बैठना जो भी करना, पैसे दे दो, बैठ के जाओ हमसे प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। निकल जा, अड़े मत। तो कैमरा यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर आसपास भी किसी को कैमरा दिख गया तो काफ़ी इधर हलचल मच जाती है, सब लोग अंदर घुस जाते हैं। और अभी हम जिस लोकेशन पे हैं वो है गांव के अंदर ही। कुछ घर जो आपने देखे थे वो घर हाईवे पे हैं और बाकी के घर केसरोली गांव में हैं। तो यहाँ पे भी लाइन से काफ़ी सारे मकान हैं और इधर आसपास जाती हुई बाइकें आपको दिखेगी। जो ये लोग कहाँ से आए और कब से ये लोग इन एरियाज में बसे हुए हैं? पहले घेगोली गाँव में थे, वहाँ से आकर के इन लोगों ने यहाँ झोपड़ी लगाई, फिर प्लॉट खरीद लिए, फिर मकान बना लिए। कम से कम 50-60 साल हो गए, 70 साल से, यानी कि हमारी उम्र 56-57 साल उससे पहले हमने देखा। तभी से चलता आ रहा है। हाँ, ज्यादातर यही इसी धंधे में लिप्त है सारे। ऐसी डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हमारी टीम कई दिनों तक फील्ड पर रहती है और इसमें काफी भागदौड़ होती है, जैसे रिमोट लोकेशंस पर शूट करना या फिर अलग अलग जगह शूट करने की परमिशंस लेना, और इसी के साथ पेट्रोल और छोटे एक्सपेंसेस की रिसीट को मैनेज करना एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसी लॉजिस्टिक्स और पेपर वर्क की टेंशन को खत्म करने के लिए मैं यूज करता हूँ ओडू एक्सपेंस। ये एक स्मार्ट ट्रैकर है जहाँ पूरी टीम ऑन द गो अपने बिल्स अपलोड कर सकती है और फिर उसे प्रॉपर एक्सपेंस ग्रुप के अंदर वो रिपोर्ट कर देते हैं, जहाँ से मैं उसे डायरेक्ट अप्रूव कर सकता हूँ। और इसकी OCR टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि आपको बस बिल की फोटो लेनी है और ये सारी डिटेल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। अगर डिजिटल बिल ईमेल पर आया है तो उसे सीधा फॉरवर्ड करके ऐड किया जा सकता है, और अगर आप किसी एक्सपेंस पर फॉलोअप चाहते हो तो मैं इसके चैट सेक्शन में ही डिस्कस कर सकता हूँ। सारा डेटा मेरे अकाउंटिंग और सेल्स के साथ पूरी तरह सिंक में रहता है और रीइंबर्समेंट या तो तुरंत या फिर अगले महीने पे स्लिप के साथ किया जा सकता है। बेटर विजिबिलिटी के लिए आप कैटेगरी या एम्प्लॉय वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो। इसमें फिल्टर्स लगाकर अपनी कस्टम रिपोर्ट बनाएं और फिर उसे क्विक एक्सेस के लिए सेव कर लें। लेकिन ओडू सिर्फ एक एक्सपेंस ट्रैकर नहीं है, ये एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जिसपे आपको 45+ एप्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओडू पर आपका पहला ऐप बिल्कुल फ्री है, वो
वो भी लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आप भी अपने काम और प्रोडक्शन को थोड़ा ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप ओडो एक्सपेंस जरूर ट्राई करना। नाउ बैक टू द वीडियो। इंडिया में ऐसे बहुत से गांव हैं जिन्हें आज प्रोस्टिट्यूशन विलेज के नाम से जाना जाता है। 2011 की सेंसस में गिगोली की पॉपुलेशन 4500 के आसपास थी और यहाँ टोटल 847 परिवार रहा करते थे। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 0.4% लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 33.7% लोग शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। और यही वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली कई सालों से प्रोस्टिट्यूशन का हिस्सा बने हुए आ रहे हैं। घंटों तक बात करने के बाद कुछ लोगों ने हमें शूट करने की कंसेंट दे दी, पर वो लोग भी अपने काम के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे। जो होता है ना वो उनसे चोरी भी थोड़ा ये काम होता है, ताकि कल को बच्चों को कुछ कहने वाला कोई मतलब ना हो। होता ही गांव, हमारे गांव में हमारे बच्चों उन पर भी असर पड़ता है। अरे छोटे छोटे बच्चे हिल जाते हैं, 15 साल के, 18 साल के। ऐसा लोग मानते हैं कि उनकी बस्ती के पास खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी एक दूसरी नज़रों से देखा जाएगा। सिस्टम क्या है, तो बुकिंग इन पे जाती है एलोर में यहाँ। हाँ, एक नाइट का 5000 भी ले लेती है, होटलों में जाती है, बुक कर ले जाते हैं इनको यहाँ से ही। हाँ, यहीं से एक नाइट के 5000 10,000 में जाती हैं। और इसमें किस उम्र के ये जो इनकी उम्र क्या है लड़कियों की? अरे लड़की 15 साल, 18 साल, 20 साल, 20 से ऊपर नहीं है। यहाँ सबसे अनयूजुअल चीज ये थी कि घरों की औरतें घर के पकड़ में खुलेआम वैश्यावृत्ति के लिए बैठी हैं और उन्हीं घर के मर्द, बुजुर्ग और बच्चे अनबॉदर्ड हैं। यानी कि ये काम फैमिली कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है। गांव वालों का इनसे कोई संपर्क नहीं है। हमारे गांव के लोग तो इनके पास जाते भी नहीं है। नहीं, लड़कियों को ले जाते हैं लोग होटलों में, लड़के। छोटी लड़कियां ज्यादा कुछ आपको लगे कि वो ज्यादा? हाँ, वो ज्यादा पैसे, महंगे पैसे लेती हैं। एक नाइट का 10,000 रुपये। पीढ़ी दर पीढ़ी तो चल ही रहा है, लेकिन नए लोग भी जुड़ रहे हैं। नए लोग क्या है, जैसे उनके रिश्तेदार हैं, जैसे जैसे अब आबादी बढ़ रही है तो इनकी भी आबादी बढ़ रही है। ज़्यादा ही हो रहा, कम नहीं हो रहा है। बच्चों की उम्र क्या है? बेटा मेरा 13 साल का है, बिटिया अभी 16 साल की, 15-16 साल। 3 है, एक बेटा पैरालाइज है, एक ठीक है और एक बेटी। बच्चे पढ़ ही रहे हैं। छोटा बेटा 8वीं में, गुड़िया 10वीं। गांव वाले ने, हमने 4-5 गांव ने इनके ये लट दिया, इनकी झुग्गीन मांग लगा दी, भगा के मारा लट्टन को, फिर भी नहीं माने। तो सरपंच के केस लग गया डाडोली का के। एक मजबूरी होती है इंसान की बस ये कि जब चारों तरफ से देखता है कि भाई कुछ सहारा नहीं है, जब ये काम वो करता है, वरना वो नहीं करता। अरे कहली ने खूब, गांव वालों ने खूब कहली, ये नहीं छोड़ नहीं। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, घर का खर्चा है। सामाजिक तौर से आदमी जब नहीं करता तो कोई साथ नहीं देता तो ये काम करना पड़ता है। इन लोगों की इस कंडीशन के पीछे ब्रिटिशर्स के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसे उन्होंने 1871 में इंट्रोड्यूस किया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग भारत में जितने भी नोमैडिक ट्राइब्स थी उन्हें एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि जो उन ट्राइब्स में बॉर्न होगा वो ऑटोमेटिकली एक क्रिमिनल है। इस एक्ट के पास होने के बाद कम्युनिटी के लोगों को अपने लोकल पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और बिना परमिशन के ये लोग एरिया से बाहर तक नहीं जा सकते थे। इस एक्ट को लाने के पीछे ब्रिटिश रूल के 2 बड़े रीजंस थे। फर्स्ट, 1857 रिवोल्ट, जिसमें भारत की बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज ने पार्ट लिया था और ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए थे। दूसरा, टैक्सेशन। ब्रिटिशर्स उन लोगों को टैक्स करते थे जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर खेती किया करते थे, लेकिन इन नोमैडिक कम्युनिटीज का कोई ठिकाना नहीं था, ये लोग हमेशा ट्रैवल करते थे, तो ब्रिटिशर्स के लिए इन्हें टैक्स कर पाना मुश्किल था। तो इस एक्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन ट्राइब्स को सेटलमेंट में डाल दिया, यानी वो एक जगह पर रहने के लिए मजबूर थे। इस कानून का इंडियन ट्राइब कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बुरा फर्क पड़ा। उनकी पूरी जनरेशन का आइडेंटिटी क्राइसिस और सोशल बॉयकॉट होना शुरू हो गया। उनका ट्रेडिशनल लाइवलीहुड जैसे जानवरों को पालना, जंगलों से हर्ब्स कलेक्ट करना, स्ट्रीट परफॉर्मेंस करना, सब कुछ छीन लिया गया। अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए फिर इन लोगों को फार्म लेबर की तरह काम करना पड़ा। उसके बाद भी जब जरूरतें बढ़ती रही तो इन कम्युनिटीज की औरतों ने भी खेतों में काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी मजबूरी के चलते इन्हें खेतों में काम करने के अलावा जिम्मेदार लोगों की बाकी जरूरतों को भी पूरा करना पड़ा, जिसने इन्हें धीरे धीरे प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेल दिया। तो 1924 में
भारत सरकार द्वारा एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट भी लागू हुआ था और उस वक्त महाराजा मान सिंह हुआ करते थे जयपुर के शासक, तो उन्होंने एक कानून बनाया था जराइम पेशा कानून, जिसमें कुछ ऐसी जातियों को शॉर्टलिस्ट किया था राजस्थान के अंदर कि जिनका मुख्य पेशा ही आमतौर पे कुछ अपराध प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ, ऐसी जातियों को उसमें सूचीबद्ध किया गया था। उसमें राजस्थान में मुख्य तौर पे कंजर जाति, सासी जाति है और मीणा जाति, इनको शामिल किया गया था। तो ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए तो बहुत पुराने ज़माने से ये लोग चले आ रहे हैं। आमतौर पे इनका अगर देखें अपन लोग बाग तो आमतौर पे आपराधिक प्रवृत्ति की ये रही हैं जातियाँ शुरू के दौर में। कंजर जाति होती है जो वैसे हिंदू में होती है, बाकी ये तो कम से 100 साल से त्यार घेगोली में रह रहे हैं। देखिए ऐसा तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी कंजर जाति राजस्थान में काफ़ी पुरानी है। शुरुआती दौर में हम इनको बोलते थे कि भाई ये काननचार शब्द से बना है कंजर शब्द, जो इसका मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला। शुरुआती दौर में लोग जंगलों में विचरण करते थे, आपराधिक पेशों के साथ जुड़े हुए थे, तो छुपने के लिए अक्सर जंगलों में, पहाड़ों में रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ऐसे हमारा जो औपनिवेशिक काल है, जो कॉलोनियल पीरियड है, अंग्रेजों का जो काल जब खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं आम लोगों के आसपास ही जाके इन्होंने कुछ अपने गांव, कुछ बस्तियां बसाई है। कंजर हैं तो कंजर है, कंजर इनका धंधा ही है साले। पहले चोरी करते थे, फिर चोरी अब लोग बागन ने चोरी छोड़ के नहीं लड़की इन पे धंधा करवाने लगे साले। हालांकि आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि इन लोगों में सुधार लाया जाए। एजुकेशन के लिए बहुत काम हुआ है। हमारे भी पंचायत में आसपास के क्षेत्र में स्कूल से जोड़ने के काफ़ी प्रयत्न हुए हैं। ईयर 1952 में जाके ये क्रिमिनल एक्ट खत्म हुआ और फिर इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज को डीनोटिफाइड ट्राइब्स का नाम दे दिया गया। लेकिन 1871 का एक क्रिमिनल एक्ट अकेला नहीं था जिसने इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन घेगोली और नटपूरवा गांव तक लिमिटेड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। आप झारखंड में या कहीं पर जब एक पूरा नेटवर्क है जो बरगल आता है, जो गरीबी का फ़ायदा उठाता है और जाकर कहता है कि आपको मैं दिल्ली में काम दिलवाऊंगा, मैं आपको मुंबई में काम दिलवाऊंगा, फिर ख़रीद फ़रोख्त होती है। लेकिन अब क्या है कि अब ड्यू टू इंटरनेट सारे बच्चों को बहुत तरीके से बरगलाया जाता है थ्रू द इंटरनेट। भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है, जिसमें 70% छोटी बच्चियां हैं। इन किडनैपिंग्स में मेजरली माइनर गर्ल्स होने का रीजन है भारत की सबसे घिनौनी इंडस्ट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें इन माइनर गर्ल्स की सबसे ज्यादा डिमांड है। भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क कितना बड़ा है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमने कुछ NGOs को रीच आउट करना स्टार्ट किया एंड वी केम अक्रॉस संपूर्ण NGO। संपूर्ण NGO उन बच्चों को भी रेस्क्यू करने का काम करते हैं जो किसी पॉइंट पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे नेटवर्क के विक्टिम थे। चाहे लड़का हो या लड़की हो, बट स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँगी कि शायद शहरों में जाके हमारे पास बहुत अच्छी लाइफ है। न पहले कोई एक बच्चा इस बहकावे में आता था, लेकिन अब क्या है कि इतनी सारी चीज़ें बच्चे इंटरनेट पे देखते हैं तो वो जल्दी बहक जाते हैं। बहकने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए हैं और इसके अंदर जो ये नेटवर्क हैं बहुत शक्तिशाली लोगों के साथ जुड़े होते हैं। सुनने में कई बार अखबारों में इस तरह की न्यूज़ हमने पढ़ी है कि यहाँ से कई सारे लोग बाग बम्बई तक या बड़े शहरों तक भी इस तरह का काम को फैलाए हुए हैं। पारिवारिक तौर पे कई फैमिली से बातचीत होती है तो उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजा। उन लोगों को शायद ये लगता है कि ये सस्ते तरीके से अपन लोग पढ़ाई लिखाई करे बगैर यहाँ इनकम का एक सोर्स बन सकता है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें गिरावट आई है। जो हमारे बच्चे उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे दूर दराज से, उन बच्चों के उतरते ही वो गैंग वहाँ पर खड़े होते हैं। आप कहीं पर भी JJ एक्ट के अंदर देखेंगे तो जो हमारे जवान हैं, जो वहाँ पर रेलवे पुलिस है, वो वहाँ पर तैनात इसीलिए होती है क्योंकि वो जिस बच्चे को देखती है कि वो बच्चा अभी उतरा है, लड़की या उतरी है, तो वो उसकी शिनाख्त करके तुरंत उसको प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन फिर भी न जाने कितने बच्चे रोज आ रहे हैं और वो कितने बच्चे स्मगल हो रहे हैं, वो कितने बच्चे डोमेस्टिक उसके वर्कर बनते हैं, कितने बच्चे प्रोस्टिट्यूशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पास में ही हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं। रामगढ़ ब्लॉक में आगे भी एक पिपरोली गांव पड़ता है। जयपुर रोड की तरफ चलें तो एक कलसाड़ा नाम से गांव पड़ता है। तो अभी भी है 2-3 गांव में ऐसी कुछ आबादी जहाँ पे कुछ लोग अभी भी एजुकेशन से नहीं जुड़ पाए और अभी भी वो उस पेशे से साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए ये कि पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा हो,
और खाने पीने को भी खर्चा चाहिए इंसान को। जब औरत नहीं करेगी तो फिर आदमी भी नहीं करेगा तो बच्चों का कहाँ गुजारा होगा। इसके लिए कुछ हद तक हमारा समाज भी जिम्मेदार है कि समाज कहीं ना कहीं अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को अब सामाजिक प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, है ना, उनके साथ थोड़ा मेल जोल। अभी तक हम ये समझते हैं कि इनके साथ उठने बैठने में कहीं ना कहीं बुराई है, समझी जाती है, आपकी तौहीन है। अगर आप उसके पास भी खड़े हुए तो आपकी तौहीन समझी जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी अगर दूर हो, मुझे लगता है कि समाज साथ जितना वो घुलेंगे मिलेंगे तो उतना जल्दी ये लोग बाग इन चीजों से हटकर बाकी चीजों में आ सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आएगा चीज़ों में। जी। भले ही आज यहाँ के लोगों के लिए प्रोस्टिट्यूशन एक कल्चर का हिस्सा बन गया हो, लेकिन इसकी शुरुआत इनकी मर्जी से बिल्कुल नहीं हुई थी। देखो, भारत के जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं वो शुरू से ही फाइनेंशियली और सोशली स्ट्रगल करते हुए आए हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम ने सदियों तक इन्हें प्रोग्रेस से दूर रखा। ना तो ये ज़मीन ओन कर सकते थे कि वो खेती कर लें, ना ही इन्हें एजुकेशन का अधिकार था। तो इन लोगों को सर्वाइवल के लिए कुछ ऐसे अलग प्रोफेशंस चूज़ करने पड़े जिससे वो अर्निंग कर सकें। घिगोली के अंदर जिंदगी वैसे ही है जैसे किसी भी राजस्थान के गांव में होती है। घिगोली में प्रोस्टिट्यूशन का ये पूरा सिस्टम या तो हाईवे के करीब गांव के बाहर तक है या फिर सैयद कॉलोनी के इंटीरियर एरियाज में है। जो औरतें वैश्यावृत्ति का हिस्सा हैं, उनके घर भी यही हैं। इट वाज सो सरप्राइजिंग टू सी कि इतने दो पैरेलल वर्ल्ड्स एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक तरफ ये सब और दूसरी तरफ एक नॉर्मल गाँव की दिनचर्या। सिर्फ कुछ मीटर दूरी इतने बड़े स्केल पे प्रोस्टिट्यूशन का चलना, और इधर गाँव में किसी के चेहरे पे कोई फर्क भी नहीं नजर आता, ना ही कोई इसके बारे में बात करता। क्योंकि घिगोली के प्रोस्टिट्यूशन में गाँव के सब लोग शामिल नहीं हैं, ये सिर्फ कुछ खास कम्युनिटीज तक ही सीमित है। एज वी कैन से दे आर ट्रैप्ड बाय ट्रेडिशन।